हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि है जून के करंट अफेयर्स वीक 2। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट वीक इन 2 पार्ट्स ऑफ जून 2026। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 150 एमसीक्यू की पावर क्लास। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बैंक पीओ क्लर्क आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एंड तक बने रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज World Environment Day 2026 was hosted by which country? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सबसे पहले तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5 every year, right? So in 2026 World Environment Day was hosted by UAE, right? UAE इस साल की होस्ट कंट्री है हमारी UAE। और इसका थीम क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 का थीम है हमारे पास बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तीन चीजें इसमें हमें याद रखनी है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5। In this year, it was hosted by UAE, and the theme of World Environment Day 2026 is Beat Plastic Pollution. ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 हमने अभी पढ़ा। इस साल का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इस तरह से कि द बिगेस्ट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम टुडे इज प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बैग्स हैं, रैपर्स हैं और या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, वो किसको, रिवर्स को, ओशियंस को, एनिमल या फिर अब हम कहीं ह्यूमंस की हेल्थ को भी हार्म कर रहे हैं। तो देयरफॉर द थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मींस reduce the plastic use, reuse and recycle the plastic and shift to the eco-friendly alternatives, right? तो ये चीजें हमें इसमें याद रखनी है। Next is 2026 World Environment Day campaign was built on how many interconnected pillars? अब Environment Day से related ये क्वेश्चन है कि कितने इंटरकनेक्टेड पिलर्स पे बना हुआ है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का कैंपेन जो इस साल का है। दैट इज बेस्ड ऑन 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स दैट आर नेचर, क्लाइमेट एंड पीपल। एनसीपी की तरह आप याद रख सकते हो। इसका थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और ये 3 पिलर्स पे फोकस्ड है मेनली, नेचर, क्लाइमेट एंड पीपल, राइट? नेचर में क्या आएगा? वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। और पी मीन्स पीपल, दैट इज हमें लोगों को एनकरेज करना है कि वो इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाएं। और थिंक ऑफ दीज 3 पिलर्स जैसे एक स्टूल है और इसके 3 पिलर्स हैं, अगर इसमें से एक भी ब्रेक होता है तो आपका स्टूल गिर जाएगा, राइट? तो सिमिलरली इट इज एनसीपी, नेचर, क्लाइमेट, पीपल, दीज आर द 3 पिलर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हर बार क्या आता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्या उसका थीम है, बट दिस टाइम इट इज समवॉट डिफरेंट। तो 3 पिलर्स है, पहले हमें याद रखने कितने पिलर्स हैं, 3 पिलर्स, नेचर, क्लाइमेट, पीपल। नेचर के अंदर आएगा फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ। इसमें सी मीन्स क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। और पीपल, टू encourage the people to adopt the eco-friendly habits, right? So next is, which ecosystem types were cited as the active partners in climate mitigation under the nature pillar? हमने अभी पढ़ा नेचर के अंदर क्या आएगा, we have learned forest, wildlife और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स और ये सब। तो नेचर इसमें क्या है? फॉरेस्ट, पिटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स, राइट? तो इन्होंने बोला एक्टिव पार्टनर्स नेचर के अंदर क्या क्या आएगा? फॉरेस्ट, पीटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स। इसको हम मानो कि दीज आर द नेचुरल अर्थ एयर प्योरीफायर, ठीक है? फॉरेस्ट में क्या आ जाएगा? ट्रीज आ जाएंगे जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पीटलैंड्स क्या करते हैं? ये अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। और मैनग्रोव्स, इसमें एक जो भी ट्रीज है जो कोस्ट लाइन्स के बिल्कुल साथ साथ होते हैं, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और शोर्स को बचाते हैं स्टॉर्म से, राइट? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो फॉरेस्ट, पीटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स, दैट कम्स अंडर द नेचर पिलर। व्हाट वर द अदर 2 पिलर्स? दैट इज क्लाइमेट एंड पीपल, राइट? सो नेक्स्ट इज, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन हाईलाइटेड इन वर्ड्स एनवायरनमेंट डे एम्स टू। देखिए आप इन्वायरमेंट डे पे कितने क्वेश्चंस बन गए हैं।
सो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन हाईलाइटेड दैट एम्स टू, पहले तो ये एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव है क्या, दैट इज इनिशिएटिव दैट इज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया एक पेड़ माँ के नाम। इस द आइडिया इज वेरी सिंपल, प्लांट वन ट्री इन द नेम ऑफ योर मदर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंटीग्रेट द बिहेवियरल चेंजेस इनटू एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इट मीन्स दैट, मतलब ये बोल रहे हैं इसका गोल ये नहीं है कि सिर्फ ट्रीज लगाना, इसका गोल ये है कि लोगों की सोच बदलना और एक हैबिट बनाना नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर बहुत सारे लोग हैं वॉलंटरली अगर वो ट्रीज प्लांट करेंगे तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है एक पब्लिक मूवमेंट बन जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट वांट द पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर, नॉट जस्ट रूल्स। तो इट मीन्स पीपल्स पार्टिसिपेशन प्लस बिहेवियरल चेंज। तो इसीलिए इसका एम है इंटीग्रेट बिहेवियर चेंजेस इनटू द एनवायरमेंटल गवर्नेंस। Next, Mission Life mentioned in World Environment Day 2026 context aligns with what is then Mission Life? सबसे पहले तो Mission Life means lifestyle for environment, right? तो ये मिशन किससे अलाइन करता है? Promoting the sustainable lifestyles and civic engagement. Idea is very simple. क्या करना है? ठीक है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, save water, avoid plastic, use public transport, plant trees. Instead of waiting for government alone, every citizen should contribute, right? एग्जाम्पल लीजिए, अगर 100 करोड़ भारतीय अपनी जैसे अननेसेसरी लाइट्स है घर पे, पंखे उनको बंद कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है, इमेजिन हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड। सो इट मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट that promotes a sustainable lifestyle and civic engagement, right? Next is total initiatives selected for national awards for e-governance. How many total initiatives were selected for national awards under e-governance? That is 17. ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हर साल अवार्ड देती है उन डिपार्टमेंट्स को जो टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करते हैं कि दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पब्लिक सर्विसेज, लाइक। तो क्या है ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मींस गवर्नमेंट किसको अवार्ड करती है? उन डिपार्टमेंट्स को जो टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करते हैं पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। तो 2026 में 17 इनिशिएटिव्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हो गए, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, ऑनलाइन कोर्ट सर्विसेज हो गई, फार्मर्स के पोर्टल्स हो गए, राइट। तो इसको अगर टेक्नोलॉजी को यूज करके इन सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया है तो there are total 17 initiatives that are selected for national awards. तो आपको याद रखना है sweet 17, right? Next, NAEG, that is National Awards for E-Governance, are instituted by which department? It is instituted by Department of Administrative Reforms and Public Grievances. ये आपको याद रखना है, 17 initiatives were awarded under this National Awards for E-Governance, और ये किसको दिए जाते हैं? That were given to the departments that use the technology effectively to improve the public services, right? और ये दिए कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा जाते हैं? दैट इज गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? जो ये डिपार्टमेंट है, इट वर्क्स टू मेक द गवर्नमेंट सर्विसेज फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर सिटीजन फ्रेंडली। So therefore it gives the awards to the best digital governance projects, right? Next is AgriStack, a national award for e-governance gold award winner was developed by, अब एग्री से सो इजी, एग्री मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये किसने डेवलप किया? इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। एग्रीस्टैक क्या एक डिजिटल डेटाबेस है जो कि फार्मर्स के लिए क्रिएट किया गया है, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हु द फार्मर इज, है ना, उनके पास कौन सी लैंड है या फिर वो कौन सी स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। तो इससे क्या होता है, जो सब्सिडी और बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फास्ट, उसका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। कि अगर आप बार बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो इससे बेटर है ना कि जो एग्रीस्टैक एक डेटाबेस है वो हेल्प करेगा कि फार्मर की इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस करने के लिए। तो इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अफेयर। यहाँ से आप याद रख सकते हो एग्रीस्टैक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अफेयर, और एग्रीस्टैक क्या है? एक डेटाबेस है जो फार्मर्स की इंफॉर्मेशन को डिजिटली हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये भी एक गोल्ड अवार्ड विनर है, वन ऑफ द 17, राइट। Next is AgriStack creates a digital ecosystem for farmers through, अब क्या कह रहे हैं वो उन्होंने एक डिजिटल इकोसिस्टम्स क्रिएट किया फॉर फार्मर्स, किसके थ्रू? दैट इज
unique farmer identities and land linked databases like मीन्स कि हर लैंड रिकॉर्ड के साथ हर फार्मर की अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी लिंक्ड है, राइट। इससे क्या होगा भाई, सब्सिडीज जल्दी होंगी, क्रॉप की इंश्योरेंस इजी हो जाएगी, बेटर लोन एक्सेस हो जाएगा, और जो स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो भी एक्यूरेटली मिल पाएंगे। जस्ट लाइक कि एक आधार है ना, आधार का हम उससे या फिर उसके फिंगरप्रिंट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सिटीजन को, उसी तरह से जो ये एग्री स्टैक है इससे हम फार्मर्स को डिजिटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो एग्री स्टैक है फार्मर की आईडी और लैंड रिकॉर्ड, यहाँ से आप याद सकते हैं यूनिक फार्मर आइडेंटिटी जस्ट लाइक अ आधार। सिमिलरली ये फार्मर्स के लिए आधार है, यूनिक फार्मर आइडेंटिटीज एंड लैंड लिंक्ड डेटाबेसेस, राइट। Next is e-Jagriti platform is developed by, what is e-Jagriti platform? E-Jagriti एक digital platform है that is related to the consumer protection. Consumer protection है तो that will be developed by Ministry of Consumer Affairs. Like अगर suppose कोई customer है उसको problem आ रही है, product defective है, billing सही नहीं हो रही है, या उसके साथ कोई online shopping का fraud हो गया है, तो वो कंज्यूमर के डिस्प्यूट सिस्टम पे जाके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ई जागृति प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इट विल हेल्प द कंज्यूमर्स या फिर जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, ताकि उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको हैंडल करना इजी हो जाए, फास्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। सपोज आपने कोई मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर किया और आपके पास वो खराब आया, ठीक है, तो आप कंज्यूमर ग्रीवियंस सिस्टम को अप्रोच कर सकते हो। तो वो किसके थ्रू कर पाओगे, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इस तरह से जागृत से याद रखो, जागरूक रहना, कहते हैं ना जागो ग्राहक, जागो ग्राहक कंज्यूमर, वहां से आप याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर। देखो अगर आप ऐसे याद करोगे ना ट्रिक्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, और ये तो अभी सिर्फ हम जून का सेकेंड वीक करें जिसमें 150 आई हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट वंस। इंपॉर्टेंट भी नहीं आप कह सकते, मतलब मैंने सारा कवर किया है। बट आप सोचिए अभी 3-4 मंथ्स तक आपका एग्जाम है, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। इस तरह से आप भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे ना, ई जागृति, जागृति से जागरूक रहना, जागो ग्राहक कंज्यूमर, कंज्यूमर होगा तो किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और ये किसके लिए किया गया है, एक्चुअल में कंज्यूमर्स के लिए किया गया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ब्लड बैग blood bag traceability and citizen interaction portal was developed by, अब ये क्या है, ब्लड बैग ट्रेसेबिलिटी एंड सिटीजन, लाइक इमेजिन एक पेशेंट है, उसको अर्जेंटली ब्लड चाहिए हॉस्पिटल में। अर्लियर ना इट वाज डिफिकल्ट टू नो कि ये ब्लड बैग कहाँ से आया है, वेदर इसका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ये ब्लड बैंक है जो इसके पास स्टॉक होगा कि नहीं होगा। वी यूज टू कॉल, अच्छा इस हॉस्पिटल में आपके पास ये वाला ब्लड अवेलेबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केरला ने एक डिजिटल सिस्टम डेवलप किया है, दैट इज ब्लड बैग ट्रेसेबिलिटी एंड सिटीजन इंटरेक्शन पोर्टल। ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा ब्लड बैग को डोनेशन से लेके पेशेंट तक, डोनेशन टू द ट्रांसफ्यूजन, लाइक हॉस्पिटल्स में वो मॉनिटर कर पाएगा कि ब्लड की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, जो सिटीजन है वो भी चेक कर पाएंगे ब्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मोर इजीली। तो इसको किसने डेवलप किया है, केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल, केडिस्क मींस केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल। अब ये क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला गवर्नमेंट ने बनाई है, DISC, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। मतलब अब इसे ऐसे मान लिए कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप अपने पार्सल को ट्रैक कर रहे हो कि आपका पैकेज कहाँ है अभी, तो उसी तरह जो ये ब्लड बैग ट्रेसेबिलिटी एंड सिटीजन इंटरेक्शन पोर्टल है, ये क्या करेगा, ये देख पाएगा कि ये ब्लड बैग है ये अब हेल्थ केयर सिस्टम में कहाँ तक पहुंचा है, राइट। तो यहाँ से आप इसको याद रखना है, किसने किया, केरला DISC, केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल। Jury award in NAEJ 2026 was given to which project? Jury award in NAEG, National Awards for E-Governance, we have already read, 17 initiatives को मिला है। तो in this jury award किसको मिला है, that is given to महाकुंभ डिजिटल गवर्नेंस मॉडल। इसको क्यों मिला है, लाइक वी हैव हर्ड अबाउट ना महाकुंभ प्रयागराज में, तो वहां पे कितने सारे लोग थे, इमेजिन लाइक 5 to 6 करोड़ पीपल, है ना। आप सोचिए कि 5 से 6 करोड़ है एक सिटी में, एक जगह पे लोग आ गए हैं,
तो उनको पुलिस कैसे मैनेज करेगी? जो लोग गुम गए हैं उनको, अपनी फैमिलीज को उनको ढूंढना है, या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस मॉडल के दौरान, उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने कैमरास यूज किए, एआई टेक्नोलॉजी यूज की, डिजिटल मैप्स यूज किए और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए टू मैनेज द महाकुंभ स्मूथली। तो बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इट रिसीव द ज्यूरी अवार्ड। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोले, टेक्नोलॉजी हेल्प टू मैनेज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैदरिंग। तो यहाँ से आपको याद रखना है महाकुंभ, राइट। Next is acting president of Venezuela who visited India in June। वो कह रहे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला जो इंडिया में आए थे, उनका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्यूज, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, डेल्सी रॉड्रिग्यूज। और ये क्यों आए थे, इनकी विजिट ने क्या फोकस किया? ऑयल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। सो नेक्स्ट इज India Venezuela talks focused on moving from spot purchases to, हमने अभी पढ़ा वो किसके लिए आए थे? ऑयल के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रिटिकल। तो दैट इज लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अगर आप समझिए, आप रोज सब्जी ले रहे हैं, ठीक है, किसी दिन प्राइस क्या होगा? हाई होगा, किसी दिन लो होगा। आप सोचिए आपने फार्मर से ना एग्रीमेंट कर लिया 1 साल का कि अब आपको रेगुलर सप्लाई भी मिलेगी और प्राइसेस हैं जो वो भी स्टेबल मिलेंगे। तो इंडिया वांट्स द सेम फॉर ऑयल के लिए, उसे सेम चाहिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑयल, है ना, वेन एवर नीडेड, इंडिया वांट्स अ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एग्रीमेंट्स। तो वो कौन सी एग्रीमेंट पे इस टाइम पे वो कर रहे हैं फोकस? दैट इज लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई। इसमें क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और सर्टेनिटी कम होगी, प्राइसेस हाई लो के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। Why are Indian refineries well equipped to process the Venezuela's crude? अब ये क्या बोल रहे हैं? Because it is heavy crude oil। पता क्या है, नॉट ऑल ऑयल इज द सेम, ठीक है। कुछ ऑयल है वो थिन है वाटर की तरह, सम आर थिक लाइक सिरप, है ना। तो जो वेनेजुएला का ऑयल है दैट इज थिक एंड हैवी, और इंडियन रिफाइनरीज है जो वो स्पेशली डिजाइन की गई हैं टू प्रोसेस द सच हैवी ऑयल, राइट। मतलब जैसे आप देखिए, नॉर्मल जो ग्राइंडर होता है वो हार्ड नट्स अगर हम उसमें ग्राइंड करते हैं तो उससे वो स्ट्रगल करता है, राइट। पावरफुल ग्राइंडर कैन क्रश देम इजीली। सो आप मान लीजिए इंडियन रिफाइनरीज है वो पावरफुल ग्राइंडर है, वो इस तरह से बनाई गई है कि जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है वो उसको भी इक्विप कर पाए, क्योंकि जो वेनेजुएला का ऑयल है दैट इज हैवी क्रूड ऑयल। इस तरह से याद करना आपको, राइट। नेक्स्ट इज Venezuela is significant for India's critical mineral because it has the reserves of। अभी मैंने बोला ना, वेनेजुएला इंडिया के साथ क्या, ऑयल के लिए, ट्रेड के लिए, ये क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, मिनरल्स के लिए। तो अब वो कह रहे हैं इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए वेनेजुएला सिग्निफिकेंट है बिकॉज जो वेनेजुएला है वहां पे रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, निकल के या फिर और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के। और जो ये मिनरल्स, ये हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो ये मिनरल्स है ना, निकल और ये अर्थ और अदर, दैट आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, बैटरीज में यूज होते हैं, सैटेलाइट्स में यूज होते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट में यूज किए जाते हैं। तो जो हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है ना, वो इन एलिमेंट्स पे डेवलप्ड है, डिपेंड है, सॉरी। तो दैट्स वाई जो कंट्रीज है ना, वो भी compete कर रही है आपस में, है ना, टू सिक्योर देयर सप्लाई। तो वेनेजुएला हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि जो इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स सच एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकल, कोबाल्ट, वो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, एज इट इज यूज्ड इन डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम, मोबाइल फोन्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्सेट्रा। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कारकास। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला? दैट इज कारकास, राइट। Next is MPC policy kept the repo rate changed at what percent in June? What is MPC? Monetary Policy Committee. ठीक है। तो what is repo rate? Very simple. बैंक्स को जब पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को पैसा देता है, लेंड करता है, दैट इज नोन एज रेपो रेट। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट है जो जून में हुआ वो चेंज नहीं हुई, तो वो रेपो रेट क्या रहा? दैट इज 5.25%। इट मींस जब भी बैंक्स को पैसे की जरूरत है वो आरबीआई से किस रेट पे लेंगे? दैट विल टेक एट द रेट ऑफ 5.25, राइट। ये आपको याद रखना है, जून में रेपो रेट क्या है, एमपीसी ने क्या रेपो रेट रखा है, दैट इज 5.25।
मेनली अभी हम पढ़ रहे हैं, जब तक एग्जाम आएगा तो शायद तब तक आपकी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठ चुकी होगी, तो आपको लेटेस्ट याद करके जाना है कि उस टाइम पे रेपो रेट क्या होगा, राइट। RBI's real GDP growth projection for 2026-27 was, आरबीआई ने रियल जीडीपी जो 2026-27 है उसकी जीडीपी की क्या प्रोजेक्शन करी है, दैट इज 6.9%। वी ऑल नो व्हाट इज जीडीपी। अब मान लो कि कंट्री की इकोनॉमी का ये एक रिपोर्ट कार्ड है। अगर जीडीपी बढ़ेगी क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। तो आरबीआई कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी बाय 6 to 9%, राइट। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, राइट। कमेटी क्या क्या डिसाइड करती है, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इस कमेटी के द्वारा लिए जाते हैं। तो कितने मेंबर्स होते हैं, 6। 3 आर फ्रॉम आरबीआई, 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट। लोअर रेपो रेट लीड्स टू, अब क्या करते हैं, अगर रेपो रेट कम होगा, रेपो रेट हमने क्या पढ़ा अभी, क्या है, बैंक्स जिस रेट पे आरबीआई से पैसा लेते हैं लोन की तरह, तो वो क्या है, रेपो रेट है। जैसे 5.25 है, अगर रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, बैंक्स आरबीआई इनको कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उससे क्या होगा, इजी एक्सेस, लोन सस्ते हो जाएंगे। अगर बैंक आरबीआई से कम रेट पे लेगा, तो जो बैंक आगे देगा वो भी तो कम रेट पे देगा ना। तो इट मीन्स इजियर एक्सेस टू क्रेडिट, आपको भी लोन है जो कम रेट पे मिलेगा, बैंक्स गेट चीपर मनी, बैंक्स विल गिव द चीपर लोन्स। लोग घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बिजनेसेस में लोन होंगे, बिजनेस एक्सपेंड होगा, तो उससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी हमारी बूस्ट होगी। मोर स्पेंडिंग, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। India's 100th Ramsar site declared in June 2026. What is Ramsar sites? ये एक वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को स्टोर करते हैं, बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की जो 100th रमसर साइट बनी है वो बनी है, दैट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सूरहतल। इंडिया की जून 2026 में इंडिया की 100th रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि है सूरहतल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और ये रामसर साइट क्या, एक वेटलैंड्स है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करते हैं, बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, राइट। आप समझिए कि एक वेटलैंड है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। सूरहतल इज व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल लेक, अब वो कह रहे हैं सूरहतल व्हाट टाइप ऑफ नेचर, इट इज ऑक्सबो लेक। व्हाट इज ऑक्सबो लेक, इट इज लाइक सपोज एक रिवर समझिए आप, एक रिवर है जो इस तरह से जा रही है, इट इज मेकिंग अ कर्व, राइट। ओवर द टाइम क्या हो गया, सपोज एक पानी बहुत ज्यादा आया, राइट, ये रिवर है एकदम से, और रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया, इट बिकम्स स्ट्रेट। अब रिवर ये वाली रिवर बन गई है, ये पाथ क्या हो गया, ये अबंडन हो गया, इसको छोड़ दिया गया है। नाउ रिवर फॉलोज दिस वाटर फॉलोज दिस पाथ, राइट। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक, दैट इज बीइंग अबंडन्ड बाय द रिवर, इट लुक्स लाइक अ हॉर्स शू, राइट। सूरतल इज लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, कॉन्फ्लुएंस मीन्स जहां पे दो रिवर्स मीट करती हैं, दो नदियां मिलती हैं, राइट। तो सूरतल is located near the यमुना एंड चंबल, ठीक है। देखो जहाँ गंगा और यमुना मिलती है वो मिलती है प्रयागराज में, तो सूर्यतल लाइज नियर द यमुना चंबल रिवर सिस्टम, ये आपको याद रखना है। सूर्यतल कौन सी रिवर्स के मिलने पे है, यमुना एंड चंबल। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एट सूर्यतल इंक्लूड, ये क्या कहते हैं, विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर्स द साइबेरिया बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड, तो कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं इन इंडिया लाइक टू वार्मर प्लेसेस, है ना। तो इस बार जो सूर्यतल पे बर्ड्स आई हैं वो कौन कौन सी हैं, ग्रे लैग गूज, पिनटेल, कॉमन टील एंड बार हेडेड गूज। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग ना कि हम किस तरह के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, but I want to cover each and every question because I'll tell you my personal experience when I was studying, I was giving my exams. मतलब मैं जीके इस तरह से पढ़ती थी ना, जीके वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, मतलब जीके इतनी आसान है ना, जब आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ के जाते हो ना, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो,
मैं ये नहीं बोल रही प्रैक्टिस नहीं करो, बट यू नेवर नो, लाइक एसबीआई पीओ के एग्जाम्स दिए हैं मैंने, तो आई हैव सीन कि वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे होते ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है जीके एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जो बहुत स्कोरिंग है। मतलब अगर 30 नंबर के 35 मार्क्स का भी आ रहा है ना, तो आप 35 में से 35 भी ले सकते हो। क्या है जीके? जनरल नॉलेज, न्यूज। कहाँ से बनाएंगे? उस दिन बना तो नहीं देंगे ना कोई न्यूज। जो एक्चुअल में न्यूज में रहा है वही आएगा ना। और अगर आप हर न्यूज कवर कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर आप कवर कर रहे हो डेली टू डेली, मैं गारंटी देती हूँ 35 में से 30+ स्कोर आपका आना पक्का है। और मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग मेंस क्लियर करते हैं ना, द बिग डिफरेंस दैट मेक्स इज जीके। बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। जितनी क्वांट की प्रैक्टिस आपने करी है ना, उतनी बाकी लोग भी कर रहे हैं। अगर आपके लिए इजी है तो उनके लिए भी इजी है। अगर वो 35 में से 34 नंबर लाएंगे, आप भी ले आओगे, ठीक है। सेम गोज फॉर रीजनिंग, सेम गोज फॉर इंग्लिश। बट मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ना सब्जेक्ट, जो मुझे लगता है कि आपके क्लियर होने के बीच में खड़ा है, दैट इज जीके। और लोग क्या करते हैं, जब उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस आने वाला होता है, वो जीके तब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जीके अभी से स्टार्ट करनी है। जिस दिन से आप क्वांट की तैयारी शुरू कर रहे हो ना, फ्रॉम द डे वन यू हैव टू रीड द न्यूज। क्योंकि जब आप उस टाइम तैयारी करते हो ना, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन कवर पाओ। आप क्या करते हो, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है तो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर करते हैं। तो जब उस टाइम आप एग्जाम देते हो, आप कहते हो कि ये जो हमने पढ़ा उसमें से तो आया ही नहीं। नहीं, जो जीके आती है वो आती न्यूज में से ही है, जस्ट बिकॉज यू हैव लेफ्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू थिंक वर नॉट इम्पोर्टेंट, और वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू से डेली की डेली जीके पढ़ो। आप डेली एक वीडियो देखो, डेली आप न्यूज पढ़ो, एक हैबिट बनाओ। मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ जीके में आप कभी पीछे नहीं रहोगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और जीके आपको इस तरह से पढ़नी है कि इट शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक इट शुड बी लाइक कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड आई शुड नो, है ना। मुझे पता होना चाहिए। अगर कोई दो लोग कहीं पे बात कर रहे हैं, तो आई शुड गिव माई रिमार्क देयर ना। आई शुड हैव माई ओपिनियन। ओपिनियन आप कब दोगे? जब आपने भी जीके को पढ़ा होगा। तो अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज भी इससे आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी, दैट विल हेल्प यू इन मेनी अदर वेज, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। India becomes signatory to Ramsar Convention on what is Ramsar Convention now? Ramsar Convention, it is a global agreement जो कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ठीक है। तो इंडिया है जो, उसने ऑफिशियली कब ज्वाइन किया है इसको? ज्वाइंड ऑन February 1, 1982। तो इसका मतलब, सिग्नेटरी का मतलब, इंडिया ने प्रॉमिस किया है दैट इट विल हेल्प टू कंजर्व द इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स। व्हाट इज रमसर कन्वेंशन? इट इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट दैट टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स। और इंडिया ने इसमें कब अपना प्रॉमिस दिया है कि आई विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द important wetlands? India became part of it on February 1, 1982. Next is India's GDP growth for financial year 25-26 as per the provisional estimates is 7.7. इस तरह का एक आध क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आरबीआई के अकॉर्डिंग फॉरकास्ट क्या है, क्या प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ की क्या एस्टिमेशन है। तो इस तरह आपको ये फिगर्स अच्छे से याद करनी है। लाइक मतलब इसका आप बोले एज पर प्रोविजनल एस्टिमेट्स, इट मीन्स कि सपोज किसी दुकान ने पिछले साल 100 रुपया कमाया, ठीक है। तो इस साल उसने कमाया 107.7 रुपीज। सिमिलरली इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई है अराउंड 7.7 पर। समझे, पिछले साल उसने 100 रुपया कमाई की, इस साल उसकी बढ़ी 7.7%, तो इस साल उसने कमाई की 107.7 रुपीज। तो ये हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाता है कि कितनी जीडीपी की ग्रोथ हुई है, अराउंड 7.7%। ये याद रखना है आपको। और 25-26 में कौन सा सेक्टर है जिसने 10.7% की ग्रोथ करी है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा सेक्टर है जिसने इतनी ज्यादा ग्रोथ करी है? दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? इट मीन्स बिल्डिंग्स, रोड्स, कोई मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेवीली स्पेंड किए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन है जो, दैट सेक्टर ग्रू रैपिडली। तो क्या होगा? मोर जॉब्स, मोर रोड्स, मोर जॉब्स, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसलिए मोर ग्रोथ, राइट। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ग्रोथ। 10.7% किसमें ग्रो किया? कंस्ट्रक्शन। आप याद रखना, हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए, ब्रिजेस बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है, रोड्स बनी है, तो कंस्ट्रक्शन, राइट। Base year for GDP calculation currently used by NSO is
हमने पहले के करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था दैट बेस ईयर है जो जीडीपी का दैट हैज बीन चेंज टू 2022-23। पहले का बेस ईयर क्या था 11-12, तो 2011-12 से बेस ईयर चेंज करके कर दिया गया है 2022-23। Move on to next. PMRC scheme 2026 aims to bring which researchers to the India? ये क्या बोल रहे हैं, जो ये वाली स्कीम है PMRC 2026, ये कौन से रिसर्चर्स को इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं? इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स जो अब्रॉड काम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट, पहले तो ये पीएमआरसी क्या है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च मोबिलिटी स्कीम दैट attracts the top Indian scientists that are working abroad। ठीक है। जो बहुत सारे टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट है, जैसे कि वो यूएसए में, यूके, जर्मनी, जापान, वहां पे काम करें, तो नाउ गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो वापस आके इंडिया में रिसर्च करें। तो दिस इज ऑफन कॉल्ड द रिवर्सिंग द ब्रेन ड्रेन। ठीक है। सो पीएमआरसी स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई है कि इंडियन ओरिजिन के जो रिसर्चर्स हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको वापस लाया जाए। राइट। Young research fellows under PMRC must have the post PhD experience of that is less than 5 years। और ये न्यूज में है बिकॉज जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है ये स्कीम की वो अभी अनाउंस हुई है, तो दैट्स वाई इट बिकेम इम्पोर्टेंट। और गवर्नमेंट चाहती है कि दे वांट टू अट्रैक्ट द यंग साइंटिस्ट नॉट ओनली द सीनियर रिसर्चर्स, तो इसीलिए उनको वो लोग चाहिए जिन्होंने पीएचडी रिसेंटली कंप्लीट की हो, दैट मीन्स दे हैज द एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 5 years। Empowered Committee for PMRC selection is chaired by, who will chair the Empowered Committee for PMRC? That is Principal Scientific Advisor to Government of India, right? तो मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप साइंस एडवाइजर होगा। ठीक है। जब भी कोई मेजर साइंटिफिक प्रोग्राम्स है लॉन्च किए जाते हैं तो ऑफन जो पीएसए दैट इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इट गाइड्स हिम। Next is, which Indian program won the Food Planet Prize 2026? That is Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming. They have won the Food Planet Prize 2026। ये मतलब न्यूज में है बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वायरमेंटल एंड फूड सिस्टम अवार्ड्स। तो कौन से प्रोग्राम को फूड प्लानट प्राइज मिला? दैट इज आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। मतलब कि फार्मर्स यूजुअली वो डिपेंड होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे। ठीक है। जो नेचुरल फार्मिंग है वो इनकरेज करती है कम केमिकल्स यूज किए हो, सॉइल है जो वो हेल्दी हो, है ना, फार्मिंग कॉस्ट कम हो। तो APCMNF जो है ये फेमस हो गया बिकॉज मिलियन ऑफ द फार्मर्स हैव अडॉप्टेड दिस मॉडल दैट इज नेचुरल फार्मिंग, लेस केमिकल्स, हेल्दियर सॉइल एंड लो फार्मिंग कॉस्ट्स। तो growing vegetables using the natural methods instead of excessive chemicals. So that's why Andhra Pradesh community got the won the Food Planet Prize 2026. Food Planet Prize was established by, अब ये किसके द्वारा establish किया गया है? That is Kurt Bergfors Foundation, Sweden. Right? किसके द्वारा establish किया गया? ये भी एक important question है। It was established by Kurt Bergfors Foundation, स्वीडन। ये कौन सी फाउंडेशन है? मतलब ये उस आइडियाज को रिवॉर्ड करती है जो अपने फूड सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। तो इससे आप याद रखेंगे, दिस फाउंडेशन रिवॉर्ड्स those ideas that can improve the food systems while protecting the environment, right? Think of it like एक नोबल अवार्ड दिया जाता है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स के लिए। तो फूड प्लैनेट प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कर्ट बेगफर्स फाउंडेशन, स्वीडन। हाँ, and what is the prize money for Food Planet Prize 2026? That is $2 million। US $2 million is the prize जो कि आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी को मिला है। That is $2 million for Food Planet Prize। This is मतलब आप मानो कि this award is one of the largest prize amounts in environmental और agricultural की innovation में one of the largest prize। तो $2 million। APCNF वही आंध्र प्रदेश प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कौन से ईयर में ये लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। तो आंध्र प्रदेश स्टार्टेड दिस प्रोग्राम टू रिड्यूस द फार्मर्स डिपेंडेंसी ऑन द कॉस्टली केमिकल्स पे, उनकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए कि उनको भी तो लो कॉस्ट पड़ेगी ना, सॉइल बड़ी होगी, सस्टेनेबल फार्मिंग होगी। ठीक है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, कब हुआ? क्योंकि ना जब कोई चीज न्यूज में आ जाती है ना, जैसे रिसेंटली इन्होंने क्या किया,
प्राइज जीत लिया, फूड प्लेनेट प्राइज। तो इसके बारे में सब इंपॉर्टेंट है, ये कब स्टार्ट किया, इसको कौन एस्टेब्लिश करता है, वो प्राइस का कैश प्राइस कितना था, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट ना। तो हमें 4-5 चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि कोई भी एक क्वेश्चन आए तो हम उसे आंसर कर पाए, ठीक है। तो APCNF प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2016। और क्यों लॉन्च किया गया था, फार्मर्स की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कॉस्टली केमिकल्स पे। नेक्स्ट इज मेजर अभिलाषा बरक रिसीव्ड विच UN अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है मेजर अभिलाषा UN बरक को, has received UN Military Gender Advocate of the Year Award. अब UN award, that is Military Gender Advocate of the Year Award. This award recognizes the military officers जो प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को, विमेन पार्टिसिपेशन को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द पीस कीपिंग मिशंस। तो इट हैज बीन गिवन टू मेजर अभिलाषा बरक। और कौन सा अवार्ड मिला, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। मेजर बरक इज सर्विंग with UN mission, Major वही अभिलाषा बरक is serving with UN mission in Congo, that is। अब वही मैंने बताया ना, अगर एक अवार्ड मिल गया तो इनके बारे में हमें सब जानना जरूरी है कि कौन सा मिशन ये सर्व कर रही थी, कौन सा अवार्ड मिला, क्यों अवार्ड मिला, ठीक है। तो इट वाज सर्विंग इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक दो क्वेश्चंस अभी और होंगे इनके बारे में। मेजर अभिलाषा बरक इज द फर्स्ट विमेन combat helicopter pilot of the Indian Army. So her achievement and UN award brought her back to the current affairs, right? Major Abhilasha is the first woman combat helicopter pilot of the India. अब ऐसा भी आ सकता है, who is the first women combat helicopter pilot of the Indian Army? तो you should remember, मतलब कोई भी अगर अवार्ड मिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी करंट अफेयर्स है, that you have to study. तो she is the first women combat helicopter pilot of the Indian Army. Next is, as per SIPRI Yearbook 2026, India's nuclear arsenal in 2025. What is SIPRI? It releases its annual report on the global military and nuclear capabilities, right? तो उसमें इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल कितना है 2025 में, इट हैज इंक्रीज टू 190 वॉरहेड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इन न्यूज, क्योंकि इन्होंने अपनी अभी एनुअल रिपोर्ट ग्लोबल मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे रिलीज की है सिप्री ने, जिसमें पता चला है कि इंडिया के न्यूक्लियर आर्सेनल है जो इंक्रीज हो गए हैं 190 वॉरहेड्स। मतलब वॉरहेड्स दैट इज एक एक्सप्लोसिव पार्ट है न्यूक्लियर वेपन का, राइट। Next is, India retained position as world's dash largest spender in 2025. That is fifth. World's fifth largest military spender in 2025. That is India. और कहाँ spending की है, weapons पे, aircraft पे, missiles, soldiers की salaries, defense infrastructure. तो India remains the fifth largest defense spender in the world, right? Next is, India was world's dash largest importer of major arms during 21-24. Second, इंडिया ने सेकंड नंबर पे, आप कह सकते हो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा आर्म्स जो मंगाई है 2021 में। ऑल्दो इंडिया जो है वो बहुत सारे वेपन्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करता है, बट स्टिल जो एडवांस सिस्टम्स है वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मेजर आर्म्स ड्यूरिंग 21-25। नेक्स्ट इज estimated global nuclear inventory in January 2026. अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सिप्री ने अपनी ईयर बुक है जो पब्लिश कर दी है। तो इट में कम्स 12187 वारहेड्स थे हमारी जनवरी की इन्वेंट्री में, राइट। और मोस्टली इट मीन्स कि इसमें बोला है ग्लोबली, इट मीन्स कि पूरे हम बोले कि पूरी दुनिया में, लाइक ऑल कंट्रीज ऑल टुगेदर पोजेसेस अराउंड 12187 वॉरहेड्स इन जनवरी, सिप्री की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग। और मोस्टली सबसे ज्यादा रशिया और यूएसए के पास है। नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, दैट इज लॉन्च्ड इन 2016। आप सबने पढ़ रखा होगा प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। इसकी बात क्यों आई, इसका जिक्र क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी बेनिफिट्स है वो एक्सटेंड किए हैं फॉर प्रधानमंत्री जो उज्जवल योजना के बेनिफिशियरीज हैं। लाइक इट प्रोवाइड्स एलपीजी गैस
कनेक्शंस टू द पुअर हाउसहोल्ड। उज्ज्वल योजना के अंदर क्या होता है, एलपीजी गैस कनेक्शंस हैं जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अर्लियर लोग क्या करते थे, मतलब लकड़ी लगा के, कोयला लगा के, काऊ डंग से अपनी कुकिंग करते थे। नाउ इट प्रोवाइड्स एलपीजी गैस टू द पुअर हाउसहोल्ड्स। सो इट मींस दिस स्कीम ने क्या किया कि इट हेल्प द फैमिलीज टू शिफ्ट टू द क्लीनर कुकिंग फ्यूल। तो ये कब लॉन्च की, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। और इसके अंदर कितनी एलपीजी की दी जाती है, कितने सिलेंडर्स दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 12 सिलेंडर्स पर ईयर, यानी कि 1 सिलेंडर पर मंथ, राइट। सब्सिडी फॉर उज्जवल कस्टमर्स इज नाउ लिमिटेड टू हाउ मेनी सिलेंडर्स पर ईयर। आ गया क्वेश्चन वही ना, वी हैव रेड इट इज 12 सिलेंडर्स per year, that is think of it as 1 cylinder every month, right? Next is प्रधानमंत्री उज्जवल योजना 2.0 launched in। पहले जो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना आई थी दैट केम इन 2016 और अब 2.0 उसका लॉन्च कर दिया 2021। ये हमने पढ़ लिया 2016 में लॉन्च किया था, जिसमें 12 सिलेंडर्स वर गिवन पर ईयर, यानी कि 1 सिलेंडर एवरी मंथ। तो अभी इसको रीलॉन्च या फिर आप बोलो 2.0 वर्जन लाया गया उसका 2021 में, जिसके मेन फीचर्स क्या है, फ्री एलपीजी कनेक्शन, फर्स्ट एलपीजी रिफिल फ्री कर दिया, गैस स्टोव फ्री दिया, पेपर वर्क को सिंप्लीफाई कर दिया, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बेनिफिट हो गया, राइट। तो इट इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले लॉन्च किया गया 2016 में और उसका सेकेंड वर्जन आया 2021 में, जिसमें उन्होंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए, राइट। Gallantry awards are announced twice a year on what is gallantry award? ये एक bravery award है, या soldiers या फिर civilians को दिए जाते हैं for showing their extraordinary courage, ठीक है। तो that are announced twice a year, in Republic Day पे दिए जाते हैं और Independence Day पे दिए जाते हैं। Clear? Gallantry awards are announced twice a year on Republic Day and Independence Day, और they are given to the soldiers or civilians for showing their extraordinary courage, right? Which is highest in the order of precedence among the gallantry awards? Highest कौन सा है सबसे? That is परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इट्स द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, राइट। सबसे ऊपर आता है वॉर टाइम के लिए फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर, राइट। इन चारों में से उन्होंने पूछा सबसे ऊपर कौन सा आता है हाईएस्ट, तो परमवीर चक्र को माना जाता है हाईएस्ट वॉर टाइम। वॉर टाइम याद रखिए, वॉर टाइम, वॉर के दौरान जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया है, दैट इज। तो फर्स्ट आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, और उसके बाद आता है वीर चक्र, राइट। जो अशोका चक्र है दैट इज गिवन फॉर द पीस अवार्ड, राइट। और जो कीर्ति चक्र है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पीस टाइम अवार्ड्स। सो नेक्स्ट इज ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर अ गगन यात्री was awarded। अब इनको कौन सा अवार्ड मिला? he was awarded कीर्ति चक्र। he was among the officers receiving the gallantry recognition। तो ये एक इंडियाज एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स अंडर द गगनयान प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इनको मिला है कीर्ति चक्र, जो कि है सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। फर्स्ट हाईएस्ट वाज अशोक चक्र फॉर पीस टाइम, एंड फॉर सेकंड हाईएस्ट दैट इज कीर्ति चक्र अवार्ड, राइट। याद रखिए नाम, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर को कौन सा अवार्ड मिला है? कीर्ति चक्र फॉर पीस टाइम। इलेक्शन सिंबल्स आर गवर्न्ड बाय विच ऑर्डर? इलेक्शन सिंबल्स है जो, उनको कौन से ऑर्डर के तहत गवर्न किया जाता है? दैट इज इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। देखिए सन याद कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन आए, यहाँ पे तो आप इलेक्शन सिंबल से इलेक्शन सिंबल याद कर लोगे, ऐसा नहीं है। वहां पे आएगा इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1961, 2002 या 1951, राइट। तो आप इसको याद रखिए, दिस इज गवर्न्ड बाय विच ऑर्डर? रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। एंड व्हाई दिस इज वन ऑफ द करंट अफेयर्स? बिकॉज रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन ने सिंबल के रूल्स और गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, सो दैट इलेक्शन सिंबल्स है, मतलब उससे क्या होता है कि वोटर जब आइडेंटिफाई करने हैं तो हम सिंबल से देख लेते हैं, राइट। इसका कमल है या फिर इसका तकड़ी है या जो भी है ना। तो इट हेल्प्स द वोटर्स टू आइडेंटिफाई द पार्टीज इजीली, जैसे कांग्रेस का हैंड है, बीएसपी एलिफेंट, इस तरह से। इवन जो इलिटरेट वोटर्स हैं वो भी पार्टीज को सिंबल्स के माध्यम से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज
Election Commission's free symbol list as of May 2025 contains how many symbols? It contains 184 symbols. राइट क्योंकि अभी मैंने बताया ना इसीलिए न्यूज में बिकॉज इट हैज अपडेटेड इट्स सिंबल लिस्ट. नेक्स्ट इज अंडर सिंबल्स ऑर्डर अ न्यूली प्रपोज सिंबल मस्ट नॉट. हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला जो भी अब नया सिंबल होगा ना उसके अंदर बर्ड या एनिमल नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट डिपिक्ट एनी बर्ड और एनिमल. टू मेनी एनिमल सिंबल कैन कंफ्यूज द वोटर्स. सो उन्होंने बोला अंडर नए सिंबल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नया सिंबल होगा उसमें एनिमल या बर्ड नहीं होना चाहिए. Which party still uses the elephant symbol as it was allotted before restriction? तो that is बहुजन समाज पार्टी. उनका सिंबल है एलिफेंट. इलेक्शन कमीशन जो रिस्ट्रिक्शंस है दैट वर डिस्कस्ड है ना न्यू रिगार्डिंग द न्यू सिंबल अलॉटमेंट. तो आप याद रखिए बीएसपी एलिफेंट सिंबल इज यूज क्योंकि अभी हमने बोला कि जो नया सिंबल होगा उसमें एलिफेंट सॉरी कोई एनिमल या बर्ड नहीं होगा. तो उसके रेफरेंस से ये क्वेश्चन बनाया कि कौन सी पार्टी का एलिफेंट सिंबल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी has overtaken whom as the longest serving PM through consecutive electoral mandates. वो कह रहे हैं वोटिंग के दौरान जो जीते हैं किनको उन्होंने ओवरटेक कर लिया. अभी तक सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे वो रहे थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू. अभी उनको ओवरटेक कर लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. राइट, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज constitutional position of PM is under which article? That is under article 75. और article 75 क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री है that is appointed by president. Council of ministers is headed by प्रधानमंत्री and ministers hold office during the president's pleasure. तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज अंडर विच आर्टिकल? दैट इज अंडर आर्टिकल 75. ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज टेकन ओवर द, वही हमने पढ़ा ना अभी कि वोटिंग के दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था. तो अभी किनका हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का. इसीलिए दिस इज इन न्यूज. तो इट इज अंडर विच आर्टिकल? दैट इज आर्टिकल 75. PM is the head of which key body? That is नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो ये क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, पॉलिसी डिस्कशंस करते हैं. राइट, तो प्रधानमंत्री इज हेड ऑफ विच की बॉडी? दैट इज नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. Which state become the last state to join ABPMJAY? What is AAB? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो विच स्टेट हैज बिकम लास्ट टू ज्वाइन दिस? दिस इज ओडिशा. ये आप याद रखिएगा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कौन सी स्टेट है जो लास्ट बनी है इनको ज्वाइन करने के लिए? दैट इज ओडिशा. इट हैज ज्वाइन द स्कीम आफ्टर रिमेनिंग आउटसाइड फॉर सो मेनी ईयर्स. राइट, नेक्स्ट इज मतलब इट इज लाइक वन ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स अ हेल्थ कवर ऑफ हाउ मच पर फैमिली पर ईयर? एक फैमिली को एक साल के लिए कितना कवर दिया जाता है? दैट इज 5 लाख हेल्थ कवर. ठीक है, सपोज कोई भी फैमिली उनको हॉस्पिटल बिल बन जाता है 4 लाख 5 लाख या 6 लाख बनता है तो 5 लाख का उनके पास इंश्योरेंस कवर रहेगा. नेक्स्ट इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर क्रिएटेड बाय अपग्रेडिंग सब हेल्थ सेंटर्स एंड PHCs, that is प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. राइट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया है. तो उसकी वजह से दिस इज इन न्यूज. आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर क्रिएटेड बाय अपग्रेडिंग द सब हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. जो ओल्ड विलेज के हेल्थ सेंटर्स थे उनको अपग्रेड किए करके बनाए जा रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर. तो इसमें क्या सर्विसेज रहेंगी? हेल्थ चेकअप्स रहेंगे, मैटरनल केयर रहेगी, चाइल्ड केयर रहेगी. राइट, इस तरह के डायग्नोस्टिक्स रहेंगे. Next is inspired by nature pillar of World Environment Day 2026 promotes. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेचर पिलर के अंदर क्या आता है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स. दैट वी हैव ऑलरेडी read. Next is our future pillar of World Environment Day 2026 that focuses on long-term sustainability and intergenerational equity through NDCs. लाइक
ये क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेन मतलब आज ही हमें अपने सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करना है, लाइक फ्यूचर जनरेशंस आल्सो डिजर्व ना कि उनके पास क्लीन एयर हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो, स्टेबल क्लाइमेट हो। तो आर फ्यूचर पिलर क्या कहता है, इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी, कि उनको भी ये सब रिसोर्सेज, दे आल्सो डिजर्व दीज ऑल रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट इज Mahakumbh 2025 digital governance model was implemented by Prayagraj. Mahakumbh, we all know where it was. Prayagraj Mela Authority, right? Next is, we have already read ना कि ये मॉडल क्या किया था इन्होंने, एप्स बनाई, सीसीटीवी, एआईज, इमरजेंसी सिस्टम्स, ऑल वर कोऑर्डिनेटेड, दिस वाज कोऑर्डिनेटेड बाय दैट प्रयागराज मेला अथॉरिटी। AI enabled clinical decision support system in e-Sanjeevani is developed by, किन्होंने डेवलप की, दैट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। AI enabled clinical decision support system in e-Sanjeevani, right? What is e-Sanjeevani? गवर्नमेंट का एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, राइट। इसमें क्या है, जैसे गांव में जो पेशेंट्स है दैट कंसल्ट्स अ डॉक्टर ऑनलाइन, कि उनको जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन वो विजिट कर पाएंगे। तो दैट इज बीइंग ऑन, अब देखिए क्लिनिक मेडिसिन हेल्थ के रिलेटेड है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, दैट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Next is Venezuela is bordered by which country to the west? That is bordered by Colombia, right? अभी वेनेजुएला के बारे में इतनी बात क्यों हो गई, हमने पढ़ा ना, वो ट्रेड के लिए अभी बात हो रही है, उनकी एनर्जी टॉक्स, इसीलिए ये न्यूज में है। तो इसीलिए उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इट इज बॉर्डर्ड बाय विच कंट्री टू द वेस्ट? दैट इज कोलंबिया। वेस्ट में कोलंबिया है, ईस्ट में गुआना है, साउथ में ब्राजील है और नॉर्थ में कैरिबियन सी है, दैट यू कैन सी फ्रॉम द मैप। इंडिया इंपोर्ट व्हाट परसेंट ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट? इंडिया कितना ऑयल इंपोर्ट करती है? दैट इंपोर्ट्स मोर देन 85% ऑफ द ऑयल इज इंपोर्टेड बाय इंडिया। ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम, क्यों बात हो रही है, क्योंकि वेनेजुएला से वी हैव डिस्कस्ड दैट वील इंपोर्ट, मतलब इंडिया कंज्यूम उससे कई ज्यादा कर लेती है जितना वो प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है, बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। विच फिजियोग्राफिक रीजन ऑक्युपाइज ओवर 250,000 square kilometer of central Venezuela, that is Llanos, जो भी आप इसे pronounce करेंगे, that what is this? This is huge tropical grasslands, and like large open plains where cattle grazing occurs ना। तो ये रीजन है जिसमें सेंट्रल वेनेजुएला कवर करता है, दैट इज 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का फिजियोग्राफिक रीजन है। अभी जो जून में कमेटी हुई, वी हैव रेड, रेपो रेट 5.25 है और एसडीएफ कितना है, दैट इज 5.25, दैट इज सेम एज रेपो रेट। व्हाट इज एसडीएफ? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, हमने पढ़ा ना रेपो रेट में वो ले लेती है पैसा, वैसे ही अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है, जो अपनी एक्स्ट्रा मनी है वो पार्क करती है आरबीआई से और उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इज 5.25% एज पर। मैंने आपको बताया जब आपके एग्जाम्स होंगे उस टाइम जो भी लेटेस्ट आया होगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो, चाहे वो एमएसएफ हो, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, उस टाइम आपको वो वाला पढ़ के जाना है। अब वही आ गया, बैंक रेट क्या है, एमएसएफ बैंक रेट और एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट रिमेन्स सेम, दैट इज इमरजेंसी बोरोइंग विंडो है फ्रॉम फॉर द बैंक्स, तो ये कितना है, दैट इज 5.5%। नेक्स्ट इज सीपीआई इन्फ्लेशन। हाँ, व्हाट इज सीपीआई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या आप बोल सकते हो रिटेल इन्फ्लेशन। वो कितनी प्रोजेक्ट की गई है फॉर 2026-27? दैट इज 4.2%। इन्फ्लेशन है क्या? महंगाई है डेली यूज की आइटम्स में, जैसे दूध है 50 से 55 हो गया, वेजिटेबल्स 40 से 45, दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो कह रहे 2026-27 में कितनी प्रोजेक्शन है, इट विल रीच टू 4.2%। इन एमपीसी आरबीआई गवर्नर हैज व्हाट पावर इन द केस ऑफ टाई? अगर टाई हो जाता है, जैसे हमने कहा कि 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई के रहते हैं और 3 गवर्नमेंट के रहते हैं, हर डिसीजन पे वोटिंग होती है, तो सपोज किसी डिसीजन पे वोटिंग हुई और वोट्स हो गए 3 लोग एक डिसीजन में फेवर में वोट कर रहे हैं और 3 लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, तो उस केस में आरबीआई गवर्नर गेट्स 1 वोट, एक्स्ट्रा डिसाइडिंग वोट, दिस इज नोन एज कास्टिंग वोट, राइट। कि अगर टाई हो गया तो आरबीआई गवर्नर गेट्स टू वोट 1 एक्स्ट्रा, दैट इज नोन एज कास्टिंग
vote. So that becomes the final deciding vote, right? Next is Ramsar Convention was signed in which city and which year? हमने पढ़ा ना रमसर कन्वेंशन जो इंडिया ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि उसकी हंड्रेड रमसर कन्वेंशन है, दैट इज सूर्यतल, राइट? तो इट वॉज साइंड इन विच सिटी एंड विच ईयर, यहाँ से याद रखे रहिएगा रमसर, दैट इज रमसर ईरान 1971 में साइन हुई थी। और कहाँ पे साइन हुई थी? रमसर ईरान में, राइट? नेक्स्ट इज total Ramsar sites worldwide. There are over 2500 plus Ramsar sites, and it has become important क्योंकि अभी 100 site है that has been declared, that has increased the focus on the global Ramsar sites, right? Ramsar site has already told is a wetland that is recognized as international important, जैसे कि lakes हो गए, mangroves, bird sanctuaries. तो currently there are more than 2500 Ramsar sites globally. Next is GDP growth in financial year 24-25 was 7.6%. We all know what is GDP. GDP, gross domestic product, total value of goods and services that are produced in India in 1 year. Like farmers, they produce wheat. Companies है कार मैन्युफैक्चर करती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं। तो इन सब की जो वैल्यू होगी दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। तो इट मीन्स इंडिया की ग्रोथ है पिछले साल से 7.6% ज्यादा हुई है। हायर जीडीपी मीन्स ज्यादा जॉब्स होंगे, ज्यादा बिजनेस होगा, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? सर्विस सेक्टर कंप्राइजिंग ऑफ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स ग्रू बाय व्हाट परसेंट? अब वो कह रहे हैं अकेला सर्विस सेक्टर कितना बड़ा है, कितना ज्यादा बड़ा है, बाय व्हाट परसेंट? दैट इज 7.7%। ये फैक्ट्स नहीं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। Service sector has grown by 7.7% in financial year 2025-26। और सर्विस सेक्टर में आके जाता है, होटल्स आ गए हैं, एयरलाइंस आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गया। जब जब भी लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे, होटल्स बुक करेंगे, ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो सर्विस सेक्टर तब ग्रो होगा। तो ग्रोइंग मतलब ग्रोथ ऑफ 7.7%, इट शो स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द इकोनॉमी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रू बाय, वो कह रहे हैं ये कितना बड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज अ मनी स्पेंट बाय ऑर्डिनरी फैमिलीज फॉर बाइंग, मोबाइल्स खरीद लिए, कपड़े खरीदना, फूड खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सभी किसमें आता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगर लोग ज्यादा मनी स्पेंड करेंगे, बिजनेस ग्रो होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ये कितना ग्रो हुआ है? दैट इज बाय 7.7%, राइट? नेक्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रू बाय। ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इस साल का जीडीपी ईयर भी बेस ईयर भी चेंज हुआ है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो देयर मे बी चांसेस कि एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो हुआ है। तो इसका आप क्या करना है, एक टेबल बना लेना, वहां से आप याद कर लेना, राइट? Now what is gross fixed capital formation? It means कि फ्यूचर के एसेट्स में इन्वेस्ट करना, लाइक फैक्ट्रीज लगा ली, ठीक है, रोड्स बना दिए, मेट्रो, बिल्डिंग्स। आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका मतलब कल उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। सपोज फार्मर है एक, उसने ट्रैक्टर खरीदा, उसकी फ्यूचर की क्या हुई? प्रोडक्शन बढ़ गई, तो दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो दैट ग्रू बाय 10.7%, दैट इज एक्सीलेंट ग्रोथ, राइट? Eligible host institutions for PMRC include NIRF ranked institutions in, इसमें बहुत सारे terms हैं, तो let's understand one by one. What is PMRC? That is Prime Minister Research Chairs. This is a scheme that is launched by the Government of India to attract the top scientists and researchers, especially हमने जो पढ़ा है ना, Indian origin researchers that are working abroad. So think of it like India is saying to top scientists around the world that come and do the world class research in India. We'll provide you funding also, labs and support, right? ये समझ आ गया? ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जो बाहर जाके बैठे हैं, बाहर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो इंडिया चाहती है कि आप इंडिया में वापस आए, गवर्नमेंट चाहती है वो इंडिया में वापस आए और अपनी रिसर्च करें यहाँ पे। वील प्रोवाइड यू ऑल द फंडिंग एंड लैब्स एंड सपोर्ट्स।
व्हाट इज NIRF? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक इंडिया का ऑफिशियल रैंकिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए ना। हर साल क्या करती है गवर्नमेंट है जो इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है, उनकी टीचिंग की क्वालिटी के बेस पे, रिसर्च की आउटपुट के बेस पे, प्लेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन सब के बेस पे उनको रैंक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब क्या है कि गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ ना एवरी कॉलेज की वो होस्ट कर पाए PMRC को, बिकॉज एडवांस रिसर्च में क्या चाहिए होगा, गुड लेबोरेटरीज चाहिए होंगी, रिसर्च की फैसिलिटीज चाहिए होंगी, फैकल्टी है जो क्वालिफाइड होनी चाहिए, फंडिंग चाहिए हुई। तो गवर्नमेंट विल सेलेक्ट ओनली टॉप क्वालिटी या टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इस रैंकिंग के बेस पे विल सी, तो इट मींस वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी होस्ट कर सकती है PMRC को दैट इज इन टॉप 100 ओवरऑल NIRF रैंकिंग, या फिर टॉप 100 इंजीनियरिंग रैंकिंग, या फिर टॉप 50 रिसर्च रैंकिंग में आएगा, राइट। तो अगर कोई इनमें आता है, ओवरऑल में आता है, या फिर टॉप 100 इंजीनियरिंग में आता है, टॉप 50 रिसर्च में आता है, तो दीज ऑल कैन होस्ट द PMRC researchers, right? And the government wants the research to happen only in the institutions that have strong facilities. So that's why they are placed in top institutions only. Clear? Let's move to next question. National laboratories under which departments are eligible hosts for PMRC? वही उसी की बात आ गई है PMRC में। दे आर आस्किंग कि कौन से डिपार्टमेंट है दैट आर द एलिजिबल होस्ट्स फॉर PMRC, दैट इज DST, DBT, ICMR and CSIR, that is Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Indian Council of Medical and Research and Council of Scientific and Industrial Research। ये इंडिया की टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड गवर्नमेंट वांट्स अ वर्ल्ड क्लास रिसर्च टू हैपन हियर, राइट। ये आपको याद रखनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मूविंग on. Researcher under PMRC require the post PhD experience of firstly we understand the term researcher, मतलब it is not like any ordinary professor ना, think of it like a star scientist position, like suppose एक क्रिकेट टीम में हम देखें तो एक सीनियर कैप्टन होता है, सिमिलरली यूनिवर्सिटी हैज अ सीनियर रिसर्चर्स जो लार्ज प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, PhD स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट पेपर्स को पब्लिश करते हैं और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली होती है। तो PMRC को उस तरह के टॉप लेवल रिसर्चर्स चाहिए। तो इट मीन्स दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years or more with proven research leadership, right? हमने डोंट कंफ्यूज इट, वी हैव ऑलरेडी रेड, जब यहाँ जहाँ पे आएगा यंग फेलो रिसर्चर्स या यंग फेलो साइंटिस्ट, दैट वाज उसमें था 5 लेस देन 5 years, बट अगर हम बात करेंगे रिसर्च चेयर्स की तो हियर दे वांट द एक्सपीरियंस, तो दैट इज 10 years or more with proven research leadership, right? It is APCNF program covers how many farmer families? हमने अभी पढ़ा था what is APCNF, Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming who has won the Food Planet Prize in 2026, और उसमें था नेचुरल फार्मिंग, रिड्यूस द केमिकल यूज एंड लोअर फार्मिंग कॉस्ट। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम कितनी फार्मर फैमिलीज को कवर करता है, इट कवर्स नियरली 18 lakh फार्मर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ दिस APCNF program, right? Now APCNF works through, ये किसके थ्रू वर्क करता है, दैट वर्क्स थ्रू women's SHG groups and 10,000 plus community resource persons। मतलब instead of depending only on the government officials, जो APCNF है that uses the local women leaders and trained community members, this will help the farmers learn directly from their own villages, right? APCNF model that is now being studied in which countries beside India, that is also being studied in Sri Lanka and Zambia। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखेगा। आंध्र प्रदेश जो कम्युनिटी फंड है मॉडल दैट इज बीइंग स्टडी अभी इंडिया के अलावा कौन सी और 2 कंट्रीज में किया जा रहा है, दैट इज इन श्रीलंका एंड जाम्बिया, राइट। फर्स्ट UN peacekeeping mission was established in UN peacekeeping mission means कि UN है जो अपने सोल्जर्स को भेजता है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज पे पीस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट मिशन एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और उनका फर्स्ट मिशन क्या था UNTSO, दैट इज यूनाइटेड नेशन
Truce Supervision Organization in 1948 during the Arab-Israel conflict, right? तो फर्स्ट मिशन कब किया, कहाँ स्टेब्लिश किया गया था? 1948 UNTS, Truce Supervision during the Arab-Israel conflict. Next is, which UN mission monitors the ceasefire between the India and Pakistan? This is very important and very interesting as well. That is UNMOGIP. आपको याद कैसे रखना है? IP इंडिया पाकिस्तान, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? तो ये आफ्टर द 1947-48 वॉर यूएन ने क्या किया था? ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय कर दिए थे सीज फायर को, जो भी सीज फायर को वायलेट करेगा उसको मॉनिटर करने के लिए अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल. तो which mission it was? It was United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. तो आईपी से भी याद रख सकते हो कौन सा मिशन था इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP. UN Peacekeeping Forces won the Nobel Peace Prize in मतलब जो UN पीस कीपर्स होते हैं वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम करते हैं एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट कि वहां पे वॉर ना हो, ठीक है? तो दे हैव वन द नोबेल पीस प्राइज इन 1988. ये भी आप याद रखिएगा, यूएन पीस कीपिंग हैज नोबेल प्राइज का कब जीता था इन्होंने? 1988. प्रिंसिपल ऑफ यूएन पीस कीपिंग रिक्वायरिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज. इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है इनमें से दैट विल बी रिक्वायर्ड जबकि एक्सेप्टेंस ऑफ द, जब दो पार्टीज के बीच कंफ्लिक्ट हो रहा है, सपोज इफ टू कंट्रीज आर फाइटिंग, तो यूएन पीस कीपर्स कैन एंटर ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज एग्रीज, यानी कि दोनों पार्टीज का कंसेंट इज रिक्वायर्ड while the acceptance of conflicting parties, right? Next is SIPRI is based in, what is SIPRI? Stockholm International Peace Research Institute, that is in Stockholm. मतलब फुल फॉर्म याद है तो इट्स क्लियर ना? Stockholm International Peace Research Institute is based in Stockholm. ये करता क्या है सिप्री? इट स्टडीज द वेपन्स, कितनी मिलिट्री पे स्पेंडिंग हुई है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल सिक्योरिटी. तो ये न्यूज में है बिकॉज इट हैज रिलीज द सिप्री ईयर बुक 2026, राइट? तो व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966, स्टॉकहोम, स्वीडन, राइट? नेक्स्ट इज सिप्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, हमने पढ़ा अभी कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1966 में. कहाँ हुआ है? स्वीडन, स्टॉकहोम. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी अभी इसने ईयर बुक रिलीज की अपनी, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट इज रशिया एंड यूएसए टुगेदर possess what percent of the nuclear warheads? This is also important. It together possess around 83% of the total stockpile nuclear warheads में, कहने के मतलब सिर्फ रशिया और यूके के पास ही 83% है टोटल का warheads, राइट? ये कहाँ पता चला? जो सिप्री ने अपनी ईयर बुक निकाली है उसमें उन्होंने बताया कि यूएसए एंड रशिया टुगेदर हैज अराउंड 83% ऑफ द न्यूक्लियर warheads. India's military expenditure in 2025 increased by, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है? दैट इज 5.2%. उन्होंने डिफेंस पे इंक्रीज किया है, मॉडर्न वेपन्स पे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे. दैट इज ऑल्सो, जो ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड बाय सिप्री. Now, under PMUY, that is प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, we have already studied ना, जिसमें 1 cylinder per month will be given. Effective price for beneficiary for 14.2 kg cylinder, तो क्या प्राइस रहेगा उसका? That is 642 rupees was decided, ठीक है? इसमें क्या, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर्स टू द पुअर हाउस होल्ड. सो व्हाट इज द प्राइस? आपको याद रखना है 642 फॉर द बेनिफिशियरी. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनिशियली एम टू प्रोवाइड हाउ मेनी फ्री एलपीजी कनेक्शंस. हाँ, कितने एलपीजी कनेक्शंस के बारे में बात की थी? उस टाइम बात हुई थी जब 2016 में आया था ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. तो एट दैट टाइम it was aimed to provide 5 crore free LPG connections. That was to replace the smoky chulhas with clean LPG, clean fuel. So later it expanded to 8 crore beneficiaries, right? But initially जब ये योजना आई गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, at that time
it was aimed to provide 5 crore, later it expanded to 8 crore, right? Next is wartime gallantry awards were instituted in, हमने पढ़ा ना gallantry awards क्या है, that were given to the soldiers or civilians that shows the extraordinary courage और bravery, ठीक है? तो इसमें peace time और war time होते हैं. तो now it is war time were instituted on 26 January 1950. और वॉर टाइम अवार्ड्स है कौन कौन से? परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है. तो सबसे हाईएस्ट है परमवीर चक्र, देन महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र, गिवन फॉर द ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है? तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950. नेक्स्ट इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दैट आर गिवन फॉर द काउंटर टेरर ऑपरेशंस या फिर रेस्क्यू मिशंस के लिए दिए जाते हैं, एक्सेप्शनल करेज के लिए दिए जाते हैं. दैट वर इंस्टीट्यूटेड ऑन 4 जनवरी 1952. आपको याद रखना है, राइट? जो वॉर टाइम है दैट इज 26 जनवरी 1950 और पीस टाइम है 4th of January 1952. तो पीस टाइम अवार्ड्स कौन से हैं? सबसे हाईएस्ट है अशोक चक्र, उसके बाद है सेकंड हाईएस्ट कीर्ति चक्र एंड देन इट्स शौर्य चक्र, राइट? या फिर आप इसको याद कर सकते हो ASK, आस्क, अशोक चक्र, but the sequence will be अशोक चक्र, then कीर्ति चक्र and then शौर्य चक्र. Following 1990s concern, election commission stopped allotting new symbols based on, हमने पढ़ा है जो अब नया सिंबल आएगा उसमें कोई भी बर्ड या एनिमल नहीं होगा, राइट? All India Forward Bloc continues to use which symbol? तो All India Forward Bloc continues to use the symbol of lion. That is, the party is founded by Subhash Chandra Bose and the symbol is lion. Yeah, ठीक है. मतलब you should know that. Not much important, but you should know. क्योंकि अभी ये आया कि इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि कोई भी एनिमल यूज नहीं होगा, तो उसके बेस में कि कौन सी पार्टी है जिसका सिंबल एनिमल है, दैट इज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि पार्टी फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस एंड द सिंबल इज लायन. PM acts as the chief link between president and council of ministers. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं जो भी कैबिनेट डिसीजंस होते हैं टू द प्रेसिडेंट, राइट? Next is ABPMJAY, that is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana covers how much day of post hospitalization expenses. हमने पढ़ लिया कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, हर साल दिया जाएगा, ठीक है? उसमें क्या आएगा? हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन और फॉलो अप ट्रीटमेंट. तो कितने दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इट विल कवर? इट विल कवर अप टू 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम. नेक्स्ट इज फंडिंग रेशियो फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में फंडिंग की रेशियो क्या रहेगी? दैट इज 90:10. 90 जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और जो 10% रहेगा दैट इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट. और फॉर नॉर्मल स्टेट्स के लिए क्या है? दैट इज 60:40. 60 विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 विल बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट. दैट इज फॉर नॉर्मल स्टेट्स. और अगर नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो दैट इज द रेशियो इज 90:10. दैट इज इंपॉर्टेंट ना. 90% will be funded by central government and 10% will be funded by the state government. Next is 73rd NEC plenary meeting was held in which city? So what is NEC? That is North Eastern Council, right? तो बोल रहे हैं 73rd North Eastern Council की मीटिंग है, ये कहाँ पे हुई है? That is held in Shillong, right? Now what is North East Council? मतलब ये एक ना बॉडी बनाई गई है, टॉप रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जो स्पेसिफिकली बनाई गई है. सबसे पहले ये बनाई कब गई? दैट ये बनाएगी 1971 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट. 1971 एक्ट के अंदर बनी है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं शिलोंग, मेघालय में, राइट? अब
इसकी क्या जरूरत पड़ी बनाने की? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हिली टेरेन्स है, बॉर्डर एरिया है, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। तो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल टू इंश्योर दैट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं दैट डेवलप्स फास्टर। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक प्लानिंग कमीशन है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इसमें कितनी स्टेट्स हैं? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर पार्ट ऑफ दिस, दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक है, तो व्हाट इज दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल प्लेनरी मीटिंग? इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मीटिंग ऑफ द एनईसी। इसमें क्या है, गवर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट, यूनियन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट। इसमें डेवलपमेंट प्लान्स को रिव्यू किया जाता है, नए प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली एक तो ये हुई है शिलोंग में, जो कि चेयर की गई है बाय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि चेयरमैन है इसके, राइट, मिनिस्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनईसी। और इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया? इसमें एक तो 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने प्लान किया कि टूरिज्म के बारे में बात की गई है, एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, कि इनके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बेटर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, और हम नॉर्थ ईस्ट के को पूरे इंडिया के साथ कैसे कनेक्ट करें, थ्रू रोड्स, रेलवेज, एयर रूट्स, ठीक है, इंटरनेट। इसमें 3C फ्रेमवर्क डिस्कस किया गया है एक ना, 3C फ्रेमवर्क इज बीइंग डिस्कस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। 3C में क्या है? कनेक्ट, कन्वर्ज एंड कैटलाइज। कनेक्ट में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को हमें पूरे इंडिया के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, रोड से, रेलवे से, एयर रूट से, इंटरनेट से। कन्वर्ज क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एक साथ काम करेंगे, जैसे रोड की, टूरिज्म की, स्किल स्कीम, ये सारी एक साथ काम करेंगी फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड व्हाट इज कैटलाइज? इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट कि डेवलपमेंट को फास्ट किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए। ठीक है, इट विल प्रोवाइड फंड्स एंड दैट सपोर्ट टू स्पीड अप द ग्रोथ। और नॉर्थ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट शेयर्स द बॉर्डर्स विद चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, Bhutan, Nepal. So it is also called the gateway to the Southeast Asia, right? तो इसमें क्या क्या याद रखना है? एनईसी की फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शिलोंग है, एस्टेब्लिश किया गया है 1971 में अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इसका वेन्यू हुआ है, इस 73rd मीटिंग हुई है शिलोंग में। हु इज द चेयरमैन ऑफ 73rd मीटिंग? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। नंबर ऑफ टास्क फोर्सेस वर 8 और 3C फ्रेमवर्क डिस्कस किया गया है, दैट इज कनेक्ट, कन्वर्ज एंड कैटलाइज। दीज आर 7-8 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर in this questions, right? So let's move on to next question. Who chaired the 73rd NEC plenary meeting? We have already discussed it was chaired by Jyotiraditya M. Scindia. He is the current chairman of NEC, Northeastern Council. Next is Northeastern Council was established under which act? So it was established under Northeastern Council Act 1971. We have also discussed this. Next is how many high level task forces presented the sectoral action plans at this? ये भी हमने पढ़ लिया। 8 high level task forces have presented their sectoral action plans for this meeting. Donors 3C framework stands for, हमने पढ़ा connect, converge and connect। नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, कन्वर्ज किया जाए, डिफरेंट स्कीम्स एक साथ आए, और कैटलिस्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज E85 fuels what contains what percentage of ethanol? E85 में 85% इथेनॉल रहेगा और 15% पेट्रोल रहेगा। और ये क्यों लाया गया? ताकि हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा इससे, और पॉल्यूशन भी कम होगा, कार्बन एमिशंस विल आल्सो रिड्यूस, राइट। नेक्स्ट इज रिसर्च ऑक्टेन नंबर ऑफ E85 फ्यूल इज, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज E85 इज रिसेंटली इन न्यूज, है ना। तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर होता क्या? पहले तो इट मेजर्स द फ्यूल क्वालिटी एंड रेजिस्टेंस टू द इंजन नॉकिंग। ठीक है,
ये मेजर करता है फ्यूल की क्वालिटी कैसी है और इंजन नॉकिंग की कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। लाइक नॉर्मल पेट्रोल है जो उसकी होती है 91 टू 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर रहता है, ठीक है। प्रीमियम पेट्रोल का 95 टू 100 हो जाता है और E85 का है दैट इज अबव 108। और जितना रिसर्च ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी हाई कंप्रेशन इंजन्स में, राइट। सो व्हाट इज द E85 का हमें याद रखना है अबव 108 और नॉर्मल का होता है 91 टू 95, प्रीमियम का 95 टू 100 और इसका होता है प्लस 10। E85 is expected to be cheaper than E20 by, ये पूछ रहे हैं कि E85 है E20 से कितना सस्ता होगा, दैट इज 10 रुपीज पर लीटर। अब E85 में क्या है, 85% इथेनॉल है और 15% पेट्रोल है एंड इन 20% E20 में क्या है, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो इंडिया जो प्रमोट कर रही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को ताकि ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़े, ठीक है। और इंडिया क्या करती है, क्रूड ऑयल मोस्टली उसे इंपोर्ट करना पड़ता है और जो इथेनॉल है वो कहाँ से बनता है, शुगर केन, मेज या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। तो E85 इसीलिए इससे चीपर है और कितना सस्ता है, दैट इज 10 रुपीज पर लीटर। नेक्स्ट इज, हाल ही में न्यूज में आया है कि विच कंपनी हैज लॉन्च द वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल, इंडियाज फर्स्ट मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार। व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल कार, कि जिसमें E20 भी चलेगा E85 भी चलेगा, राइट। तो कौन सी कंपनी है जिसने वैगनआर, वी ऑल नो इट इज ऑफ मारुति सुजुकी, इन्होंने लॉन्च कर दी है वैगनआर फिक्स्ड फ्यूल, इंडियाज फर्स्ट मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार। नेक्स्ट इज, फर्स्ट फेज ऑफ E85 रोल आउट टारगेट्स हाउ मेनी आउटलेट्स। मतलब गवर्नमेंट विल इज प्लानिंग कि ग्रेजुअली वो एक्सपेंशन बढ़ाए E85 के फ्यूल स्टेशंस की। तो इनिशियली दे हैव टारगेटेड 500 टू 1000 आउटलेट्स जहां पे E85 के फ्यूल स्टेशंस बनेंगे, राइट। ये आपको याद रखना है, 500 टू 85, ये उससे कितना चीपर होगा, 10 रुपए पर लीटर। नेक्स्ट इज, India's seventh regional meteorological center was inaugurated in Jammu. That is in Jammu. India's meteorological center कहाँ पे सेवंथ है जो वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, दैट इज इन जम्मू। और ये क्या करता है, दिस सेंटर इट प्रोवाइड्स वेदर फॉरकास्ट, रेनफॉल अलर्ट्स देता है, स्नोफॉल की अलर्ट देता है, डिजास्टर की वार्निंग्स देता है फॉर एनी हिमालयन रीजन। द न्यू RMC इन जम्मू विल सर्व, नाउ दे आस्किंग कि जम्मू में जो सेंटर है वो क्या क्या सर्व करेगा, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को, यानी कि हिमालयन एरिया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जो न्यू RMC है दैट इज रीजनल मेटीरियोलॉजिकल सेंटर जम्मू में एस्टेब्लिश किया गया है, वो क्या क्या सर्व करेगा जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को और हिमाचल प्रदेश को। बिकॉज इन एरियाज में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो दे रिक्वायर द स्पेशल फोरकास्टिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज, 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स वर इनॉग्रेटेड इन दिल्ली अंडर विच कैंपेन। रिसेंटली कैंपेन लॉन्च किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, दैट इज वन ट्री विल बी प्लांटेड इन ऑनर ऑफ योर मदर, ठीक है। इट इज लॉन्चड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंक्रीज द ग्रीनरी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। तो 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स वर इनॉग्रेटेड इन दिल्ली अंडर दिस कैंपेन। ऐसे भी आ सकता है कि इस कैंपेन के अंदर दिल्ली में कितने पार्क्स इनॉग्रेट किए गए, तो you should remember it is 18 parks. Next is, Delhi's target for oxygen parks in 2026 is 50. याद रखिएगा 2026 में दिल्ली का टारगेट है कि ऑक्सीजन पार्क्स कितने होने चाहिए, 50। व्हाट इज ऑक्सीजन पार्क, एक ग्रीन पार्क है जिसमें बहुत ज्यादा प्लांटेशन की जाए, डेंस प्लांटेशन, ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। एज वी ऑल नो कि एयर क्वालिटी दिल्ली की कितनी ज्यादा खराब है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव किया जाए, अर्बन इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए, राइट। नेक्स्ट इज, Delhi government has announced the plan to plant how many trees in 2026. ऑक्सीजन पार्क्स का टारगेट है दिल्ली का 50 और कितने ट्रीज उनको प्लांट करने हैं 2026 में, इट इज 25 लाख। क्योंकि वही, बिकॉज टू कॉम्बैट द एयर पॉल्यूशन, हीट वेव्स और क्लाइमेट चेंज के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। तो इट हैज अनाउंस्ड टू प्लांट 25 लाख ट्रीज इन 2026, ठीक है।
दिल्ली गवर्नमेंट के 2 क्वेश्चंस बने। पहले हमने पढ़ा कि एक पेड़ माँ के नाम के 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स वर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिल्ली का टारगेट ऑक्सीजन पार्क्स का 50 एंड दिल्ली ने जो प्लांट करने हैं ट्रीज 2026 में दैट इज 25 लाख। किसके लिए? एयर पॉल्यूशन, हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन लेवल्स, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए। Next is India's first Skycast system was inaugurated at, what is Skycast? It is an advanced aviation weather forecasting system ना, जो पहले ही forecast कर ले कि अभी snowfall होने वाली है, rain alerts या फिर landslides। तो ये कहाँ पे inaugurate किया गया है? It is in Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Right? India's first Skycast system was inaugurated at Indira Gandhi Airport, New Delhi. Skycast system was launched at which glide path? कौन से glide path पे launch किया गया? What is glide path? वही जब land करता है ना aircraft, तो जो वो path को follow करता है that is known as glide path. तो वो जो Skycast है, it will help the pilots during the bad weather, है ना, bad weather while landing. तो it is on glide path 28. ये भी आप याद रखना। Skycast system was inaugurated at इंडिया का फर्स्ट किया गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पे। दैट विल डिटेक्ट द फोरकास्ट, दैट विल गिव द फोरकास्ट। एडवांस्ड एविएशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है और इट इज लॉन्च्ड एट ग्लाइड पाथ 28। एंड व्हाट इज अ ग्लाइड पाथ? इट इज द पाथ एन एयरक्राफ्ट फॉलोज व्हाइल लैंडिंग। तो इट विल हेल्प द पायलट्स ड्यूरिंग द बैड वेदर। ठीक है, फर्स्ट हमने लॉन्च कर दिया है इंडिया का न्यू दिल्ली में। एंड नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो प्लान्ड, maybe next question, हाँ, next Skycast facility is planned at जेवर एयरपोर्ट, that is नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है इसे, that is at जेवर एयरपोर्ट। यहाँ पे नेक्स्ट प्लान है, फर्स्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एंड नेक्स्ट इज प्लान्ड एट जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। Skycast is developed under which initiative? अभी हम स्काईकास्ट क्या करेगा, हमने पढ़ा ना, वेदर फॉरकास्ट को देखेगा, यानी कि मिशन मौसम वेदर, यहां से आपको याद रखना है। स्काईकास्ट इज डेवलप्ड अंडर द मिशन मौसम टू मॉडर्नाइज द वेदर forecasting. India became which country to deploy the advanced integrated aviation weather monitoring system? तो इंडिया ने एडवांसमेंट दिखाई एविएशन सेफ्टी में, तो नाउ इंडिया बिकेम द 19th कंट्री टू डिप्लॉय द एविएशन वेदर सिस्टम। ठीक है, जो स्काईकास्ट लेके आया है, तो इंडिया फर्स्ट आया बट ये 19th कंट्री बनी है इस तरह के एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने वाली, 19th। और फर्स्ट है कहाँ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एट ग्लाइड पाथ 28 और सेकंड इज प्लान्ड एट जेवर एयरपोर्ट, दैट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महा वाटर मिशन स्टैंड्स फॉर, अब वो पूछ रहे हैं महा वाटर मिशन है उसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मॉडर्न अप्रोच टू हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट। हाइड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, रेनफॉल, वाटर रिसोर्सेज। तो इसको स्टडी के लिए एक मिशन बनाया गया है। तो इसमें महा की फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न अप्रोच टू हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट, ये आपको याद रखना है। Projected outlay of Maha Water Mission over the 5 years. So government has announced that it will spend 500 crore over the 5 years under the Maha Water Mission. And what is Maha Water Mission? That is modern approach to hydrological assessment. Modern approach means we'll use the latest technology. Hydrological means water and assessment means study करेंगे, analyze करेंगे। So Maha Water Mission एक scientific program है इंडिया के वाटर रिसोर्सेज को स्टडी करना और कैसे उसको मैनेज करना। मतलब इसकी की जरूरत क्यों पड़ी है ना, व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज इंडिया को बहुत सारी वाटर प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइक ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, जैसे कि पंजाब लगा लें हम, हरियाणा, राजस्थान, वहां पे वाटर टेबल्स आर फॉलिंग एवरी ईयर। फिर असम, बिहार, हिमाचल, दे फेस द फ्लड्स रेगुलरली। उसके बाद कुछ रीजंस हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है या फिर वाटर शॉर्टेज हो रही है। तो रेनफॉल जो पैटर्न्स है दैट आर बिकमिंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो देयरफॉर गवर्नमेंट रिक्वायर्स बेटर वाटर मैपिंग, बेटर फोरकास्टिंग एंड बेटर प्लानिंग। तो ये मिशन क्या करेगा?
इसमें साइंटिस्ट पढ़ेंगे, देखेंगे रिवर्स, लेक्स, रेनफॉल, ग्राउंड वाटर्स यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज एआई हो गया, सैटेलाइट्स हो गए, रिमोट सेंसिंग, मॉडर्न सेंसर. सो मतलब दिस मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू प्रिडिक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी, कहाँ पे वाटर शॉर्टेज है या फिर कहाँ पे फ्लड रिस्क है एडवांस में, so that they can work on that challenges beforehand, right? So government is planning to spend 500 crores over the 5 years to support the research projects and water technology department, right? Each consortium under Maha Water Mission may receive the support. It means that group of the institutions that will work together. जैसे कुछ institutions हैं, वो IITs हैं या कुछ universities हैं या कुछ research institution है या फिर कोई government भी agencies हैं. When they work together, किसी एक project पे they'll work together, they can get the funding up to 10 crores तक की उनको funding मिल सकती है. Right? Clear? So next question is India-Oman SEPA agreement. We have already read in previous video what is SEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement, right? So it came into force on 1st of June 2026 और ये agreement क्या कहता है? Free trade agreement, right? Next is Oman offered zero duty access on what percentage of its tariff line. ये भी हम पढ़ चुके हैं. 98%, 98.08% प्रोडक्ट्स हैं जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ऑन विच इंपोर्ट, ठीक है. तो इंडियन एक्सपोर्ट क्या होगा, ओमान में जाके चीपर हो जाएगा. सपोज इंडिया इज सेंडिंग सम गुड्स टू ओमान, राइट. पहले क्या था, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो इट बिकम्स कॉस्टलियर, ठीक है. तो बट अब ओमान ने बोला है कि इंडिया के 98% एक्सपोर्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, राइट. नेक्स्ट इज India placed how many tariff lines in exclusion list under Indian Oman SEPA? That is 2789. It means that India did not remove custom duties on these sensitive products. उन्होंने बोला कि custom duty नहीं लगेगी, but except these 2789 there are some sensitive product जिस पे इंडिया ने custom duty नहीं हटाई है, right? Next is who won the Earth Prize 2026 with plastic innovation? So it is Vivan Chaucharia, Aryanya Agarwal and Avyan Mehta, right? Indian students हैं, they have won the major global environmental award, that is the Earth Prize 2026 with plastic innovation, right? मतलब और ये प्लास्टिक बनती किससे है? It is made from the tamarind seed वेस्ट, ठीक है. इको फ्रेंडली एक स्टिक है जो टैमरिंड सीड वेस्ट से बनाई गई है. तो इसका पर्पस क्या, इट विल रिड्यूस द प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो दे हैव वन द अर्थ प्राइज, विवान, आर्यान्या अग्रवाल एंड अयाना मेहता, राइट. नाउ प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम, वी हैव ऑलरेडी रेड, इट इज मेड फ्रॉम टैमरिंड सीड वेस्ट एंड इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस द प्लास्टिक पॉल्यूशन. Next is plastic removes the microplastics with the help of, what is microplastics? कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर या फिर फूड या एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करते हैं. तो ये रिमूव करता है माइक्रोप्लास्टिक्स विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. प्लास्टिक रिमूव द माइक्रोप्लास्टिक्स, या फिर आप बोल सकते हो टाइनी plastic particles contaminating the water, food and environment with the help of UV light. Next is Idris Elba was knighted for the services to Idris Elba is one of the most famous British actor, right? तो इसमें confusion हो सकती है कि many people can answer that it is acting, right? Because it is he's one of the Britain's most famous actors. But in United Kingdom, the king can award person a knighthood for outstanding contributions to the society. So he was knighted for the services to the young people, right? मतलब although he is famous for his acting, but the honor specifically recognized that he has been involved in youth development programs. He has mentored young people, creating the opportunities for disadvantaged youth, community initiatives.
So therefore, according to the work he has done, he has been awarded for the young people rather than acting. So do not confuse this now. Next is Idris Elba received knighthood. उन्हें मिला किनसे है? From King Charles, who is the current monarch of UK. तो ये आपको याद रखना है, King Charles से. Yes. Next is Rudram M2 is which type of missile? That we have already studied. That is air to surface missile. That it will target from the aircraft to the ground. Right? Target will hit the ground. So it is air to surface missile. First successful night Bombay bucket operation by IAF using NVGs was in Uttarakhand. What is IAF? Indian Air Force. नाइट विजन गोगल्स को यूज करते हुए फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन कहाँ पे किया गया? दैट वाज इन उत्तराखंड. व्हाट इज मतलब बम्बी बकेट क्या है? दैट इज मतलब बहुत बड़ी बकेट है. दैट इज अटैच्ड बिलो अ हेलीकॉप्टर दैट इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट फायर फाइटिंग या फिर कैरिंग वाटर फ्रॉम द लेक्स और रिवर्स. For the first time, जो इंडियन आर्मी फोर्स है that has carried a night time fire fighting using the night vision goggles, that is in Uttarakhand. So next is each sortie of Mi-17V5 carried how much water in Bambi bucket operation? Now हमने पढ़ा बम्बी बकेट ऑपरेशन अभी किया गया है नाइट विजन गॉगल्स यूज करके उत्तराखंड में. तो दैट इज कि एक हेलीकॉप्टर है, उसके नीचे केबल से एक बकेट टाई कर दी जाती है. राइट. तो और दिस इज अ एयरक्राफ्ट ना दैट यूजेस इसमें क्या करता है? हेलीकॉप्टर विल गो टू एनी लेक और रिवर. वहां से क्या है? इट विल डिप द बकेट इन वाटर. बकेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी एंड इट विल गो टू द कोई भी फायर वाली जगह होगी. इट विल गो एंड ड्रॉप द वाटर देयर. राइट. और वॉट इज सॉर्टी? इट मीन्स वन ट्रिप. लाइक एक टाइम में कितना वाटर ये कैरी कर सकता है. ये बोल रहे एक ट्रिप पे या एक टाइम पे एक हेलीकॉप्टर एक बम्बी बकेट में कितना वाटर कैरी कर सकता है. तो दैट इज 2000 to 2500 liters water is carried in one shot. Right. Next is World No Tobacco Day. It is observed on 31st May and its theme is unmask the appeal countering tobacco and nicotine addiction. Right. It means to make the people aware of the harmful effects of tobacco. तो आपको याद करना है कब ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम क्या है. राइट. नेक्स्ट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे was created by WHO member states in WHO, that is World Health Organization. तो it was created in 1987. राइट. आपको याद रखना है WHO ने 1987 में वर्ल्ड नो टोबैको डे क्रिएट किया. नेक्स्ट इज गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन ये आप मान लो कि एक तरह का स्टैटिक का ही क्वेश्चन है. गोवा बनी है 25th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 19th of December 1987. इससे पहले क्या था? गोवा वाज अंडर द पोर्टुगीज रूल. तो ये आजाद कब हुई थी? लिबरेटेड इन 1961. और ये कैसे हुई? एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, जिसके अंदर गोवा गॉट्स लिबरेटेड एंड इट बिकेम अ फुल स्टेट इन 1987 और 19. इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. राइट. नेक्स्ट इज गोवा वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल थ्रू ऑपरेशन विजय. हमने पढ़ा ना ऑपरेशन विजय. इसमें क्या था? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दिसंबर 1961 में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था. तो देन गोवा ज्वाइंड इंडिया. राइट. So Goa celebrate which statehood day in 2026? So Goa became a state in 1987. So it celebrated 40th statehood day this year. Neelkant Mishra is appointed as the India's executive director at India's executive director बने हैं ये IMF के. नीलकंठ मिश्रा कहाँ के बने हैं? IMF के, जिसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में. राइट. और वॉशिंगटन डीसी में हमने पढ़ा और किसके हेडक्वार्टर्स हैं? वर्ल्ड बैंक के भी. ये एक स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने सभी हेडक्वार्टर्स जो मेनली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स की वीडियो है विद इजी ट्रिक्स ना.
टू रिमेम्बर हेडक्वार्टर्स। तो आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज जो भी अभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर इन न्यूज, तो उनके हेडक्वार्टर्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यू कैन विजिट माय चैनल एंड देयर इज अ प्लेलिस्ट नेम्ड एज स्टैटिक जीके, देयर आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो, राइट। तो as appointed as India's executive director at IMF, International Monetary Fund, that is Neelkant Mishra, and he will succeed Parmeshwaram Iyer, who was a former ED at IMF, right? Neelkant Mishra will succeed Parmeshwaram Iyer, who was a former executive director at IMF, whose headquarters are in Washington, DC, right? Next is veteran diplomat Vipul appointed as India's ambassador to Saudi Arab, right? India ka ambassador that is appointed to Saudi Arab, that is Vipul, and एक और चीज, Vipul is the first non-Muslim ambassador that is deployed at Saudi Arab, because since independence 1947 से generally the ambassadors to the Saudi Arab were Muslim diplomats. So Vipul became the first non-Muslim ambassador since independence. So that's why it becomes the important question. Next is Vipul is the लो question भी आ गया. Vipul is the first non-Muslim envoy to Saudi Arab since 1947, since independence. Because independence के बाद से जो एम्बेसडर रहे हैं सऊदी अरब के दैट वर जनरली मुस्लिम, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम द फर्स्ट नॉन मुस्लिम एनवॉय टू सऊदी अरब सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज विपुल, राइट। नेक्स्ट इज Fortula tunnel project approved in Ladakh at cost of, there is a project that is launched in Ladakh to improve the connectivity, to allow the all-weather transport, and to discuss the strategic importance near the border areas. Like, so this is the highest pass on Srinagar Leh highway. तो इसकी कितनी कॉस्ट अप्रूव हुई है, दैट इज 1196 to 1198 crores, right? Next is FSSAI, that is Food Safety and Standards Authority of India. Vegan logo will come into force from Food Safety and Standard Authority of India एक लोगो लेके आ रही है जिससे कंज्यूमर्स को आसानी होगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स वीगन है। तो वो लोगो कब से आ रहा है, दैट इज कम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1, राइट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल एक वीगन के लिए लोगो लेके आ रही है, दैट विल कम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1st 2026, सो दैट कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने में इजी हो वीगन प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इज Khalilur Rahman elected as the president of 81st UNGA session secured how many votes? What is UNGA? United Nations General Assembly, which is the main deliberative body of UN, right? तो इनको कितने वोट्स मिले हैं, ये बने हैं खलीलुर रहमान प्रेसिडेंट बने हैं, 81st बने हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो दे हैव सिक्योर्ड 99 वोट्स, राइट। तो आपको इसमें नेम याद रखना है, who has been elected as the president of 81st UNGA session by securing 99 votes, ठीक है। और कौन से बने हैं 81st, ये 2-3 चीजें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है, राइट। Beaufort Castle is also known as, it is one of the world's famous castle, सबसे पहले तो, right? It is also known as करक देश Chevaliers Castle, right? तो आपको ये याद रखना है, ब्यूफोर्ट कासल इज ऑल्सो नोन एज कराक देश चिवेलियर्स. इट इज अ फेमस मेडिवल क्रूसेडर कासल. इट इज लोकेटेड इन सीरिया रीजन. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सीरिया रीजन में है. नेक्स्ट इज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस कासल्स. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तमिलनाडु फार्मर वल्लुवन recognized by FAO as, what is FAO? That is Food and Agriculture Organization. तो तमिलनाडु के फार्मर है वल्लुवन, इनको मिला है अवार्ड ग्लोबल फार्मर लीडर का. वाई? ये भी रीजन है ना, हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ये बोलो कि क्यों मिला है, आपको ये जानना है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग और फार्मर वेलफेयर, ठीक है. तो ये भी आ सकता है कि
हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन एज अ ग्लोबल फार्मर लीडर। ठीक है, उसका आंसर होगा वल्लुवन। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वल्लुवन a global farmer leader has been recognized by FAO. He belongs to which state? He belongs to Tamil Nadu. तीनों चीजें याद रखनी है, तमिलनाडु, फार्मर का नेम और क्या रिकॉग्निशन मिली है उसे, ग्लोबल फार्मर लीडर। और किस लिए मिली है? फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग एंड फार्मर्स वेलफेयर। India Oman SEPA certificates of origin to be issued through, we have studied so many times SEPA, that is comprehensive economic partnership agreement sign हुई है इन दोनों के बीच, that is free trade agreement one of the। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो किस पोर्टल के थ्रू इश्यू होंगे, that will be issued through ICE gate, that is Indian Customs Electronic Gateway। तो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कस्टम्स एंड ट्रेड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज सेपा इज सो मच इज इन न्यूज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that this certificates of origin is to be issued through which portal, which platform, that is Indian Customs Electronic Gateway, that is ICE Gate platform, whose purpose is for the customs and trade documentation. Like, next is, which of the following Indian teams became the first ever Indian winner of Earth Prize 2026 for developing the plastic innovation? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, we have already studied, that is विवान चवरिया, अरियाना अग्रवाल एंड अव्याना मेहता। और उनकी इनोवेशन क्या थी? प्लास्टिक विच इज मेड फ्रॉम द टैमरिंड सीड वेस्ट। और इसका यूज क्या था? टू रिमूव द माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम द वाटर, फूड और एनवायरनमेंट, और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है? अर्थ प्राइज फर्स्ट एवर इंडियन विनर किसके लिए मिला? प्लास्टिक के लिए मिला। किनको मिला? विव्यान चवरिया, अरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। इनका पर्पस क्या था? दैट विल दे विल रिमूव द माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम द फूड, वाटर एंड एन एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड इट इज अ इको फ्रेंडली सॉल्यूशन। So this was the Mahapower class of 150 questions. I have tried कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा questions cover कर पाऊँ, तो almost I have covered all the questions from the second week of June current affairs. If you think कि कुछ questions रह गए हैं और you need some more videos of this type, तो प्लीज कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगे कि आपके काम आ सकती है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।